प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हमारा देश एक प्रगतिशील देश है, हम हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर रहे हैं, लेकिन जब बात दलित उत्थान की आती है तो शायद सभी दावे फीके पड़ जाते हैं। देश की आबादी का यह हिस्सा आज भी पिछड़ेपन का शिकार है। आजादी के 60 साल बाद भी ये तबका मुफलिसी की गर्त से बाहर नहीं निकल पाया है। अगर हाल ही में उजागर हुए घोटालों की बात करें तो साफ जाहिर होता है कि देश में पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन हकीकत यह भी है कि हमारे देश के 40% से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं और देश के इन गरीबों का आधा हिस्सा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से ताल्लुक रखता है। जितनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ी है, उतनी ही तेजी से गरीबी में भी इजाफा हुआ है। अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बढ़ती जा रही है और गरीबों की इस जमात का आधा हिस्सा वो है जो पिछले न जाने कितने सालों से इसी हाल में जी रहा है। हम बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की, जो गरीबी से बाहर नहीं निकल पाया है। हाल ही में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों पर एक सर्वे किया गया। देश के 22 राज्यों के 166 गांव में हुए इस सर्वे के मुताबिक अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग इस देश के गरीबों का 50% हिस्सा बनाते हैं। ये तबका न सिर्फ गरीब है बल्कि अनपढ़ और बेघर है, जिसकी आज भी रोजी रोटी मजदूरी से चलती है। ये वर्ग आज भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। इन लोगों को आज तक बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाया है। दावे कई किए गए हैं, सरकारों ने कई स्कीमें भी चलाई हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि ये लोग आज भी गरीबी का पैमाना है। कई राजनीतिक दल तो इन्हीं के बूते अपनी रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन इनके पेट के लिए रोटी देने का ख्याल किसी के मन में नहीं आया है। आखिर क्या वजह रही है कि दलित वर्ग आज तक गरीबी और पिछड़ेपन से बाहर नहीं निकल पाया है? जानेंगे स्टूडियो में आए हमारे मेहमानों से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनजीत सिंह, जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, करमवीर सिंह, जो हरियाणा SC/BC एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और अरशद खान, जो चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काउंसिलर हैं। आप सबको स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप तीनों से एक सिंपल तो नहीं कहा जा सकता, शायद पूछना सिंपल होगा, एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हमारे भारत को आज़ाद हुए 60 साल से ऊपर हो चुके हैं और हम जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, हम उनके बारे में पूरी खबर रखते हैं, पूरी उनके बारे में हमें जानकारी रहती है, मगर उनके लिए हम क्या कर रहे हैं सोसाइटी का एक अहम हिस्सा होते हुए, और सरकार उनके लिए क्या कर रही है, उसके बारे में हम ना तो इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं, ना जानना चाहते हैं, ना उसकी तरफ हम इतना ध्यान देते हैं। और मैं जिन लोगों की बात कर रही हूँ वो है हमारा जो लोग जो गरीब हैं। प्रोफेसर मनजीत सिंह, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? गवर्नमेंट के मन में ये बिल्कुल नहीं है कि देश से गरीबी दूर हो। जब ये इस साल का बजट हुआ तो किसी ने, अखबार वाले ने मुझे पूछा कि आपका बजट पर क्या कमेंट है, तो मैंने 3 शब्दों में उसका जवाब दिया कि ये पॉवर्टी मेंटेनेंस बजट है। तो आप ये कह रहे हैं कि सियासी लोग हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि गरीबी इस देश से दूर हो? अगर चाहते हो तो 2 बातें करने की जरूरत है। देश में सर्वे पॉवर्टी के नहीं है, शर्म आनी चाहिए कि अभी भी हम पॉवर्टी के सर्वे कर रहे हैं। सर्वे है कि कितने बेरोजगार हैं और मिनिमम वेज उसको कितनी देनी चाहिए, ये सर्वे करने की जरूरत है। कितने को हम पढ़ा सके हैं। 64% सिर्फ औरतें 2011 में अभी तक पढ़ी हैं, लिटरेट हैं। लिटरेट मीन्स डजंट मीन एजुकेटेड। तो ये हालत है। 75% ये है कि वो अपना दस्तखत कर सकती हैं, 2-4 लाइनें अखबार की हेडलाइंस पढ़ सकती हैं जी। तो 75% हम अभी आपकी देश की जनता को पढ़ा पाए हैं, जबकि और दलित तो और भी कम पढ़े हुए हैं, जिनकी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि 1960 तक हम हर बच्चे को, हर देशवासी को एजुकेशन दे देंगे। तो ये तो एक द्रोह है, देश से द्रोह है और गवर्नमेंट को शू करना चाहिए। मैं तो बहुत बार ये पब्लिकली कहता हूं कि जिसने देश से वादा करके, जिसने खुद कॉन्स्टिट्यूशन दिया इस नेशन को, वो खुद ही उस एजेंडे को लगातार
टालती जा रही है, पोस्टपोन करती जा रही है। तो आज बातें हो रही है कि हम इतना एजुकेशन में बजट लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एजुकेशन कहाँ है? अच्छा जी, आप इसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं? देखा जाए तो हमारा जो मुल्क है वो देश में पूरे संसार में कहा जाए कि एक ही ऐसा मुल्क है जिसमें गरीबों की जो संख्या है देखा जाए तो 40% से ज्यादा है। जहां पर ऐसे सर्वेस किए जाते हैं, और आई एम स्पीकिंग विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू मुस्लिम माइनॉरिटीज, वहां सर्वे में ये भी देखा जाए कि इज द सर्वे प्योरली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस और अदर पैरामीटर्स आल्सो। और मैं ऐसे समझता हूं कि अंडर द गाइडलाइंस ऑफ द मिलेनियम गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस देयर आर अदर पैरामीटर्स ऑन विच सिमिलर सर्वेज आर टू बी कंडक्टेड, दोज बीइंग इलिटरेसी, those being housing, those being primary health care, those being financial inclusion, those being landlessness, destitution, etc., etc. If you incorporate all of this, आपको पता चलेगा कि ये surveys that are throwing pictures don't necessarily corroborate to the real story on the ground. That there are far more number of people who are probably considered to be below poverty line on these parameters, not necessarily economic. Right. करणवीर जी, आप यहाँ पे SC/BC के तबके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप मेरे सवाल का जवाब किस तरह से देंगे? अंडर पॉवर्टी लाइन का जो इनका जो मापदंड है वो मापदंड क्या है, और जो आपको 40% जो इस टोटल पॉपुलेशन का जो अंडर पॉवर्टी लाइन है उसका मापदंड अगर आप सुनोगे किस मापदंड से उसको माना गया तो इस देश में शर्म आएगी। इतना जरूर है कि आजादी के 60 साल बाद बाबा साहब के संविधान के लागू होने के बाद कुछ दलित एंड माइनॉरिटीज को कुछ राइट मिले, और उस राइट्स के अंदर गवर्नमेंट जॉब में, इवन पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में, पंचायती राज में हिस्सेदारी मिलने के बाद, नौकरियों में रिजर्वेशन के बाद कुछ हिस्सा मिला। लेकिन जो आज मैं तो कहता हूं कि दलित, अगर ये देखा जाए कि इसका जो पॉवर्टी का जो पहले का मापदंड जो है कि केवल इतना है कि मुश्किल से 3000 रुपए पर मंथ। क्या आप डॉक्टर मनजीत सिंह जी की बात से सहमत है जिन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में ही ऐसे लोग हैं जो चाहते ही नहीं है जो गरीबी तबका है वो खत्म हो या उनकी कोई तरक्की हो, या कहलाता है वेलफेयर स्टेट कंट्री कहलाता है। लेकिन जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो योजनाएं केवल फाइलों में रखी रहती हैं, उसके ऊपर जवाबदेही ना किसी मंत्री की है, ना किसी ब्यूरोक्रेट्स की है, ना किसी राजनेता की। बिल्कुल। योजनाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो अर्जुन सेन गुप्ता की कमेटी है गवर्नमेंट की बनाई हुई है, उसने कहा कि देश में 77% लोग पर हेड 20 रुपये से कम पैसों में गुजारा कर रहे हैं, 75% से कम पॉवर्टी नहीं है। तो ये हालात है। अब पॉवर्टी का क्राइटेरिया क्या है जो आपने सवाल किया है, ये बहुत अहम सवाल है। पॉवर्टी का बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क क्या है? अभी जो प्रपोज हुआ है और झाड़ पाई है सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल को, अभी प्लानिंग कमीशन और उसको जो अपने वाइस चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन के मनटीक सिंह आलूवालिया को, उसको कहा कि हफ्ते के अंदर अंदर हमें जवाब दो कि आपने ये क्राइटेरिया बनाया है कि 20 रुपये पर हेड जिसकी कमाई अर्बन एरिया में है और 11 रुपीज पर हेड जिसकी रूरल एरिया में है, वो क्राइटेरिया ये पॉवर्टी का होगा। ये शर्म की बात है क्या? इतना तो हम एक जानवर भी, एक कुत्ता भी नहीं पाल सकते हैं जो हम इंसान की वैल्यू डाल रहे हैं। ये फैसले हो रहे हैं जब तक से एक सहानुभूति नहीं है लोगों के साथ, उनकी दर्द के साथ उनका पॉलिटिशियंस का, स्टेट का दर्द नहीं है जुड़ा हुआ। जितनी स्कीमें हैं जो आप कह रहे हैं, वो स्कीमों का एंड क्या है? बहुत सारा पैसा तो स्कीम के जो इंप्लीमेंट करने वाला स्ट्रक्चर है, जो बड़ा भारी स्ट्रक्चर है, उसमें पैसा खत्म हो जाता है, नीचे पहुंचता नहीं है, जो राजीव गांधी जी ने भी कहा था। दूसरा जो है कि अगर क्या पॉवर्टी खत्म करने का इनका निश्चय हो तो हो सकती है, वो चाहते नहीं हो, वो इसलिए नहीं चाहते हैं कि तब जब इलेक्शन आए दारू और पैसा बांट के उन लोगों की वोटें खरीदी जा सके। स्टूडेंट है वो भी इस बात को समझता है। तमिलनाडु में हुआ, बिल्कुल, बस से 5 करोड़ रुपया उतारा, टी स्टाल से 4 करोड़ रुपया निकाला। तो करणवीर जी आप बताइए कितना पैसा पहुंचता है और जितना कहा जाता है उसके हिसाब से जो ना जो पैसा है वो मुझे नहीं लगता कि 2 रुपए भी जो ना आम उस स्कीम का एंड आदमी तक जिसके लिए स्कीम बनाई है वो पहुंच पाता हूँ। वो जो गवर्नमेंट की बनाई हुई वेलफेयर स्कीम्स होती हैं उनसे उनको कोई फायदा होता है या नहीं होता है? आप अभी जो ना डॉक्टर साहब बता रहे थे कि भी जो इनकी 20 रुपए जिसका मिनिमम जो ना जिसकी कमाई हो पर हेड वो अंडर पॉवर्टी 20 रुपए में क्या होता है जी। तो आप ये आंकड़े जब बता रहे हैं आपके, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो स्कीम है भारत सरकार की उन आंकड़ों से कितना जो ना अपलिफ्ट जो ना इंसान हुआ, समाज हुआ। जो मुस्लिम्स हैं दे आर इवन मोर पुअरर, तो उसके बारे में आप हमें। मैं बताना चाहता हूं आपको, एंड इन दिस रिगार्ड्स आई वांट टू कोट स्टैटिस्टिक्स व्हिच इज नॉट जस्ट अ mere नंबर, इट इज अ स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ वेयर द माइनॉरिटी स्टैंड।
let me please explain to you that you just raised a view that the state or the government is sensitive or not to the causes of the poor. Absolutely. Let me state that they constituted a Sachar committee to go into the depth of understanding state of affairs of Muslims. They had a compilation that ran over several months and years, and then they had a report tabled in Parliament. Now the recommendations of that same Sachar committee were to have been taken place almost 3 years back. Not a single recommendation has come to light. Now this is where I say is the apathy of the government, to treat the community as a monolith, as a vote bank. Right. So closer to UP elections, where there are larger Muslim concentrated districts, you will find 1 or 2 recommendations go into place, almost like the carrot and stick adage, which is what hurts me the most. Now when you talk of Muslims, let me say that if you go by what the Sachar committee says, the headcount ratio of Muslims is 31% and that of Dalits is 35% in the absolute numbers of people below poverty. So which is very little margin. Hardly any margin. And then add to that other deprivations. When I talk about housing, when I talk of financial inclusion, when I talk of illiteracy and destitution, in some parameters they are even more worse off than the scheduled castes and the tribes. And my question is, while there are targeted welfare schemes making Dalits the beneficiaries, there is no such scheme making the minority Muslims as beneficiaries of that target scheme. Whatever the budgets are made available for are never dispensed off to those that are deserving of it or in need of it. और यहाँ पे ये तब पहुँचते हैं जब एक सरकार के 5 साल पूरे होने वाले होते हैं, या कहीं ऐसे जगह पे इलेक्शन होता है जहाँ पे अल्पसंख्यकों की जो संख्या है वो ज्यादा होती है, वहां पर यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया है, उसको कहते हैं स्पेशल कंपोनेंट स्कीम। उसके लिए पूरा डिपार्टमेंट है, उसके तहत टोटल बजट जो स्टेट का होता है और उस स्टेट में जितनी दलितों की पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन में उनका हेड काउंट अलग होना है, उनका पैसा अलग बजट से ईयर मार्क होना है, जिसमें से बिल्कुल खर्चा नहीं जा सकता। लेकिन वो कभी पैसा पहुंचता ही नहीं, अगर पहुंच जाए तो वापस दूसरे डिपार्टमेंटों में खर्च कर दिया जाता है, उन पर कभी खर्च नहीं होता। अब प्रोफेसर मंजीत सिंह, अगर मैं आप ही से दोबारा शुरू करूं, हम अब बात करेंगे उस हिस्से की, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की, जो हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग जो देश के पूरे गरीब लोग हैं उनका वो 50% से ज्यादा हिस्सा बनते हैं। ऐसा क्या गलत हुआ है आजादी के बाद के सालों में, ऐसा क्या है जो उनके लिए वी हैवंट बीन एबल टू सेट इट राइट फॉर देम कि वो वहीं के वहीं हैं? वहीं नहीं है, नीचे गए हैं। मैं तो साफ है, तो अब देश में इतनी बड़ी नक्सलाइट की सेना कैसे पैदा होगी? हमारे ऑनरेबल मनमोहन सिंह जी बार बार कहते हैं कि जो सबसे बड़ा जो अंदरूनी खतरा है इस वक्त, थ्रेट है देश को, वो नक्सलाइटों से है। वो कौन है? वो सारे ट्राइबल हैं जिनकी जमीनें जो है ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनमें इतना ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो दे दिया गया मल्टीनेशनल कंपनियों को, और उसी के इवज में क्या क्या पार्टी फंड लिए, किसने क्या लिया। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी सिंगल पार्टी, और दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स, जनरल आई मीन इंडियन स्टेट। तो इसीलिए उनको जो सदियों के उनके घर थे, यहाँ उनकी रोटी रोजी जहां से फॉरेस्ट से मिलती थी, अपने वहां से मिलती थी, वो सारे के सारे उनको डिस्प्लेस कर दिए, उनके मीन्स उनसे छीन लिए गए, और वो अब बंदूकें लेके जंगलों में घूम रहे हैं। दूसरी तरफ जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, मेरा ये कहना है कि भले वो शेड्यूल्ड ट्राइब हों, शेड्यूल्ड कास्ट हों, वो उनकी सबसे पहले ये है क्योंकि वो गरीब हैं, उनको सोशली नीचे रखा गया, और उनकी जो जितनी लेबर है उसकी वैल्यू ही इतनी कम डाली जाती है, क्योंकि इनका क्या है कह करके वो कभी भी ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि वो गरीब हैं, इसलिए भी उनके साथ ऐसा होता है। मगर जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग फाइनेंशियली स्टेबल हैं, जिनका नंबर बहुत ही कम होगा, आई एम श्योर, उनके साथ हम एक देखा जाए तो किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन होती है या नहीं होती?